हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं कहूँगा वेलकम टू लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स खुद से ही बनाइए, मैं यही कह रहा हूँ बार बार आपसे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स क्या है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कई सारे फिनोमेनाज आपने अपनी डेली लाइफ में देखे ही होंगे। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से? जब हम कहीं किसी स्विमिंग पूल पर जाते हैं और वहाँ पर ऊपर से स्विमिंग पूल को जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये स्विमिंग पूल बिल्कुल गहरा नहीं है और हम क्या करते हैं उसमें छलांग लगा देते हैं। जैसे ही हम पानी में जब छलांग लगाते हैं तो हमें महसूस होता है कि स्विमिंग पूल तो ज़्यादा गहरा है, जो कि ऊपर से हमें देखने पे उसकी गहराई कम मालूम पड़ रही थी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका बॉटम हमें रियल डेप्थ से कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। किसकी वजह से ऐसा होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक और फिनोमेना जो हम देखते हैं डेली लाइफ में कि अगर हम किसी बाउल में किसी वाटर भरा हुआ है, उसमें आधा गिलास वाटर ले लीजिए और एक पेंसिल को या पेन को डिप करा दीजिए, उसमें इमर्स करा दीजिए। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से, तो आपको लगेगा कि वो जो पेन है वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। वाटर में एंटर करने के बाद पेन थोड़ा सा बेंड हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ था और आपको समझाने के लिए। अब हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है। मान लीजिए यहाँ पर एयर है और यहाँ से वाटर शुरू है। ये मीडियम जो है वो वाटर है, यहाँ पर वाटर है ना, नीचे की तरफ यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर एयर है। अब कोई भी लाइट रे एयर से चलती हुई यहाँ पर आई सरफेस पे। अब यहाँ से उसे अंदर वाटर में जाना है, तो क्या वो लाइट रे उसी पाथ पे चलती चली जाएगी? क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो क्या लाइट उसी स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाएगी या अब कुछ और होने वाला है यहाँ पर, है ना। तो जो बच्चे पढ़ के आए वो कह रहे हैं कि लाइट जो है यहाँ से बेंड होती है कुछ, है ना। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है हमारा, जहाँ से दोनों बाउंड्री, जहाँ से एक दूसरे को जैसे कि जो वाटर की बाउंड्री है और जो एयर की बाउंड्री है, दोनों एक ही जगह पे मीट कर रही हैं जिस जगह पे, और लाइट रे यहाँ पे आके जो है टकराई है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं, जो कि हमने रिफ्लेक्शन में भी बनाया था। यहाँ पे एक नॉर्मल, और ये नॉर्मल यहाँ दूसरे मीडियम में भी आएगा, ये नॉर्मल। ठीक है। तो लाइट चली गई भाई स्ट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। तो लाइट जो है कुछ यहाँ पर इस तरह से बेंड हो जाएगी। वो अपने उसी पाथ पे नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, वो एक दूसरा पाथ चूज कर लेगी और बैंड हो जाएगी, है ना। और देखिए यहाँ पर जो बैंड होती हुई वो मालूम पड़ रही है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड होते हुआ मालूम पड़ रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी बाद में कि नॉर्मल की तरफ कब बैंड होगी और नॉर्मल की तरफ कब नहीं बैंड होगी, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो इसकी बात हम करेंगे। अभी हमें क्या समझना है कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो बैंड होती है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंज हो जाता है सडनली, तब वो अपने पाथ को छोड़ देती है और दूसरे पाथ को फिर वो चूज़ वहाँ से करती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन को थोड़ा समझ चुके हैं, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं रिफ्रैक्शन को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it passes
from one medium to another obliquely is called refraction of light। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डिफाइन किया इसको, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑब्लिक्यूली वर्ड का यूज़ हमने इसलिए किया है कि लाइट जो है इस सरफेस पे ऐसे आए तिरछी, है ना, तिरछी गिरे आके, अगर वो लाइट वाटर के सरफेस पे परपेंडिकुलरली या नॉर्मली गिरेगी तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये फिनोमेना हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ऑब्लिक्यूली वर्ड का इसलिए यूज़ किया गया है कि थोड़ा सा तिरछी लाइट आए इस तरह से, तब ये फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। चलिए, ये डिफाइन हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक और तरह से हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं द bending of light when it goes from one medium to another obliquely is called refraction ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स ये और डेफिनेशन इसकी हो सकती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन तो हो गई कि भाई डेफिनेशन कह रही है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने लगे या जाती है तो फिर उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सवाल ये है कि भाई यहाँ से एयर से ये लाइट यहाँ से गई, अब लाइट को पता है कि भाई उसको जो है दूसरे मीडियम में जाना है तो वो यहीं से बेंड होना शुरू कर दे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, यहीं से बेंड, जब तक लाइट किसी एक ही मीडियम में रहेगी तो बेंड नहीं होगी, है ना। जब लाइट किसी एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में एंटर करे जहाँ पर, तब वो लाइट वहाँ से बेंड होगी। तो हम यहाँ पे नोट करके ये लिख सकते हैं, नोट the refraction of light take place on the boundary between two media। तो उस बाउंड्री पे जाके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू होगा जिस बाउंड्री पे दोनों मीडियम मिल रहे हैं। दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है, जहाँ पे दोनों मीडियम मीट कर रहे हैं और जहाँ से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, उस जगह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखिए बेंड कर गई, फिर यहाँ से जो बेंड करी फिर वो इस मीडियम में उसी पाथ पे चलती रहेगी, है ना। जब तक ये वाटर का मीडियम रहेगा तब तक वो उसी पाथ पे रहेगी, है ना, वही उसका पाथ स्ट्रेट पाथ रहेगा, है ना। अब यहाँ से वाटर के बाद भी वो जो है निकले जब यहाँ से, तो एयर में फिर से आ जाए तो फिर से वो जो है बेंडिंग होगी फिर से, है ना। तो हम तब देखेंगे कि वाटर से एयर में जब जाएगी तो किस तरह से बेंड होगी आगे, है ना। बेंडिंग के रूल्स देखेंगे वहाँ पे किस तरीके से रहेंगे। तो ये लिखा आपने, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारी रे है ये है हमारी इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल को फॉर्म कर रही है, एक एंगल बना रही है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल आई, यानी मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called
इंसिडेंस। ठीक है, क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये जो हमारी रे है लाइट की, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं एंगल आर। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of refraction। तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात यहाँ पर और मैं कहूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, नोट करके इसको मैं बताऊँ आपको, एक नोट और रहेगा। क्या है हुआ कि यहाँ पर जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता, देखने में भी मालूम पड़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा बैंड हुई है तो देखिए छोटा हो गया है थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ जो इंसिडेंस वो बड़ा है थोड़ा सा यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light, the, इसको ऐसे लिखें, the angle of refraction, angle of refraction is usually not equal to एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इन द रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं होता। तो इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोग जल्दी से इसे पॉज करके नोट करिए, फिर इसको करते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। जल्दी करिए, नोट करिए फटाफट। हाँ, कर लिया नोट कर लिया, रफ कर दें। चलिए रफ करा जाए, चलिए। तो स्टूडेंट्स, रफ हो चुका है और यहाँ पर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं आगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स ये जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी एक ही वजह है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। आपको पता है कि एयर में स्पीड क्या होती है लाइट की, ठीक है, पता है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम हम कहें तो ये होती है हमारी, हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे स्पीड है। अच्छा, अगर वाटर की बात करें तो वाटर में स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, नॉर्मली वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये क्या है, चेंज आता है स्पीड ऑफ लाइट में, क्या होता है, चेंज आ रहा है। इसकी वजह से जो है रिफ्रैक्शन होता है। अगर ये चेंज ना आए स्पीड में तो रिफ्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो कॉज क्या बना, कॉज ये बना
द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट the refraction of light due to the change in the speed of light on going from one medium to another मीडियम। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट की स्पीड में चेंज आता है, लाइट की स्पीड में चेंज आता है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन का ये फिनोमेना होता है ना। अच्छा, ये जो लाइट की स्पीड में जो चेंज आ रहा है, ये चेंज जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और ये चेंज जितना कम होगा रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हुई, इसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया greater will be the amount of refraction। तो रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना स्पीड में चेंज ज़्यादा है ना। स्पीड के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो अगर ज़्यादा आ रही है चेंजिंग, तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, दोनों मीडियम की हमने स्पीड ऑफ लाइट देखी और हमने उसका चेंज निकाला कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। अगर ये फ़र्क ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन का अमाउंट भी यानी बेंडिंग भी ज़्यादा होगी, है ना। क्लियर यहाँ पर ये बात। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मीडियम हम ले रहे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम ऊपर, इतना आपने चलो लिख लिया है आपने, इसे रफ करेंगे थोड़ा सा, हाँ नोट करिए, चलिए रफ कर दें। तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था कि क्यों हो रहा था, और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जितना ज़्यादा चेंज होगा स्पीड में, दोनों मीडियम की स्पीड में जितना ज़्यादा चेंज होगा, है ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, चेंज की जगह यहाँ पर डिफरेंस करिएगा, है ना। चेंज का मतलब डिफरेंस, यहाँ पे चेंज का मतलब डिफरेंस। एक बार इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, ग्रेटर डिफरेंस, या चेंज का मतलब यही है कि उस दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन टू मीडिया, ग्रेटर will be the amount of refraction, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और चेंज लिख देंगे तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। समझाने वाली बात है कि ग्रेटर डिफरेंस स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये जो डिफरेंस की बात हो रही है वो बात हो रही है स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट। तो ग्रेटर, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर नहीं, सॉरी, ग्रेटर डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, सही कर लीजिएगा इसे आप लोग। ग्रेटर डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन टू मीडिया, दो मीडिया की स्पीड ऑफ लाइट में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है, कितना चेंज आ रही है, दोनों की स्पीड की लाइट में कितना चेंज है, कितना फ़र्क है, ठीक है, टू मीडिया। ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ज़्यादा चेंज आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
यहाँ से। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये हमारा एयर है और ये हमारा वाटर है, या गिलास ले लो आप लोग, चलो गिलास ले लेते हैं इस बार, है ना। अब ये यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, और इंसिडेंट रे जहाँ पे जो हिट करेगी सबसे पहले, यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग बनाएंगे, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल, ये नॉर्मल, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, असल में उसका रियल पाथ तो ये होना चाहिए था, और यहाँ से वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, है ना, नॉर्मल की तरफ। तो ये जो एयर है इसको हम लोग टीचर्स कहते हैं या बुक्स में लिखा है कि ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। अब हमारी समझ में नहीं आता है कि रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है ना। तो देखिए, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। दो मीडियम है, दोनों मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट देखिए आप, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ये, और जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन अदर मीडियम, तो हम कहेंगे दिस मीडियम इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, ये जो डेंसर और रेयरर होता है, ये जो इसकी डेंसिटी है वो ऑप्टिकली, है ना, ये ऑप्टिकली डेंसिटी देखी जाती है, ना कि ये मास वाली डेंसिटी है। लेकिन फिर भी आप इससे थोड़ा समझने के लिए रिलेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल्स बहुत करीब करीब रहेंगे, है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, और एयर के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, वहाँ स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो समझने के लिए, आप अपने याद रखने के लिए कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसिटी देखी जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट से डेंसिटी देखी जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट जहाँ ज़्यादा, वहाँ पे हम कहेंगे रेयरर मीडियम है, और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है वहाँ पे हम कहेंगे डेंसर मीडियम है ना। क्लियर है। आप समझने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप कह सकते हो कि गिलास यहाँ पे डेंसर बनेगा, क्योंकि गिलास के जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, जिससे वो बना है, वो पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होंगे, सॉलिड चीज़ है ना। और एयर जो है वो गैस है, गैसेस हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो इनके पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये रेयरर है और ये डेंसर है ना। इसी तरीके से वाटर और एयर में देखेंगे तो वाटर बन जाएगा डेंसर, एयर बन जाएगा रेयरर, और वाटर और गिलास में देखेंगे तो वाटर होगा फिर रेयरर और गिलास होगा डेंसर, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की। तो ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो स्टूडेंट्स, a medium in which speed of light is more is called rarer, optically rarer medium. A medium in which speed of light is more is called optically रेयरर मीडियम। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और दूसरा अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट is less is called, is less, या कॉमा लगा लीजिएगा ना, यहाँ पर हमने is more is called, है ना, is called ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक, अब जैसे कि हमने बात करा था कि बेंडिंग रूल्स क्या होता है ना, बेंडिंग रूल्स क्या है। तो बेंडिंग रूल्स देखिए, बेंडिंग रूल्स किस तरीके से वो बेंड करेगी, बेंडिंग रूल्स।
देखिए जब भी लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ आती है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ लाइट रे गोज rarer medium to denser medium it bends towards normal। तो स्टूडेंट क्या लिखा हमने, इफ लाइट रे गोज रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और यहीं पे हम लिखें कि इफ लाइट रेज या रे गोज डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब वो डेंसर से रेयरर में अगर जाए, जैसे कि अभी तक हमने कोई ले नहीं गए, अब ले जाएंगे हम लोग। इफ लाइट रे गोज डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे है ना, अवे और अवे के बाद देखिए यहाँ से लिखे अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना, ये जगह नहीं बची यहाँ पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ लाइट रे गोज डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब देखिए क्या होता है, इसको हम करते हैं यहाँ पे रफ, ये हमारा नॉर्मल है और नॉर्मल हम यहीं पे मान के चल रहे हैं, यहीं पे हिट कराएंगे। अब देखिए अगर जो है गिलास से एयर में जाए, अब देखिए ये गिलास से लाइट जा रही है, अब ये एयर में आएगी है ना, मीडियम यहाँ पे चेंज होगा। अब असल में इसको इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, ये नॉर्मल से और दूर भागेगी है ना। अगर ये जाती तो नॉर्मल करीब होता, नॉर्मल से और दूर भागेगी। यहाँ पे क्या नॉर्मल की तरफ आ रही थी रेयरर से डेंसर में, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से और दूर भागेगी, ये नॉर्मल से और दूर भागी अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना। इस तरह की बेंडिंग होगी जब डेंसर से रेयरर में लाइट रे जाएगी, तो इस तरह से बेंडिंग होगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना। वही हमने यहाँ पे लिखा कि बेंडिंग रूल्स क्या क्या है हमारे। पहला हमारा क्या है, इफ लाइट रे गोज रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और दूसरा क्या है कि इफ लाइट रे गोज डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना। तो ये हमारे बेंडिंग रूल से आप लोग नोट कर रहे हैं है ना। और जैसे कि हमने बात पहले भी करी कि स्पीड ऑफ लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसे करते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं हम लोग और लेते हैं एक ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। रफ कर दें इसको। हम लोग ने कहा था कि व्हेन लाइट पास थ्रू अ ग्लास स्लैब, व्हेन लाइट पास थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो स्टूडेंट्स जब लाइट एक ग्लास स्लैब से पास करे, ये हमारा कोई ग्लास स्लैब है यहाँ पर, ये देखिएगा ये हमारा कोई ग्लास स्लैब है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है और फिर यहाँ पर एयर है, तो लाइट ग्लास स्लैब में जाएगी, फिर ग्लास स्लैब से फिर एयर में आएगी है ना। देखिए क्या होता है, ये गई यहाँ पर लाइट, यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब क्या होगा,
लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। असल में वो उसकी जो पाथ होनी चाहिए थी ये होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करेगी, थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, और बेंड करने के बाद फिर वो गिलास में यहाँ तक आएगी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर लाइट रे एयर में जाएगी, तो अब गिलास से एयर में जा रही है तो यहाँ का नॉर्मल ये होगा, देखिएगा यहाँ का नॉर्मल भाई ये होगा, ये नॉर्मल होगा यहाँ का। अब क्या होगा, क्योंकि अब डेंसर ये रेयरर, ये डेंसर, जब ये वाली रे आई फिर डेंसर और फिर ये रेयरर, है ना, ये रेयरर, ये डेंसर, ये रेयरर, रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर। अब डेंसर से जब रेयरर आ रही है, अब रेयर, ठीक है, डेंसर से जब रेयरर आ रही है तो क्या होता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब वो बेंड करेगी और उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट है ये इंसिडेंट रे, अच्छा ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे, तो ये वाली रे, ये रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक, ये क्या कहलाती है, इमर्जेंट रे। और ये एंगल कहलाता है ई, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, और ये इमर्ज होके यहाँ से निकली, है ना। देखा आपने किस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ। असल में लाइट की रे अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में उसे जाना था, लेकिन अब वो लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गई है, ठीक है, लेटरली डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर हम कहें पैरेलली शिफ्ट हो गई है ना। तो ये होता है ग्लास स्लैब में। क्या हुआ, हमने क्या देखा ग्लास स्लैब में, क्या हुआ कि एयर से गई पहले ग्लास में और ग्लास से फिर निकली इमर्जेंट रे, तो ये पैरेलली शिफ्ट हो गई, या हम कहें लेटरली डिस्प्लेसमेंट हो गया रे का, है ना। इसको हम कहते हैं लेटरली डिस्प्लेसमेंट। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, हमने देखा the light ray emerges from the parallel sided glass slab। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखेंगे कि जो ग्लास स्लैब हो ये वाली एज और ये वाली एज पैरेलल हो, ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा। अगर ये पैरेलल नहीं हुई दोनों तो फिर ऐसा क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो पैरेलल ग्लास स्लैब फ्रॉम द पैरेलल ग्लास स्लैब in a direction parallel with that in which it enters the glass slab। क्या हमने लिखा है यहाँ पर, समझाते हैं आपको। द लाइट रे इमर्जेस, जो लाइट रे इमर्ज होकर निकली फ्रॉम द पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, ये जो ग्लास स्लैब था हमारा पैरेलल साइडेड था, उससे ये इमर्ज होके ये निकली, ठीक है। इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में पैरेलल, जो कि डायरेक्शन पैरेलल था, ये डायरेक्शन जो था वो पैरेलल था विथ दैट, उससे, इन विच इट एंटर्स, जिससे वो एंटर करी थी, जिससे वो एंटर करी थी डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन के ये वाला जो डायरेक्शन है वो पैरेलल था। ये बात कही गई है यहाँ पर, और हम देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लेटरली या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। क्या कहते हैं इसको हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम कह सकते हैं द परपेंडिकुलर displacement the perpendicular displacement between
between original path of incident ray and ray of emergence या emergent ray of emergent क्या है? The perpendicular displacement between original path of incident ray and ray of emergent is called lateral displacement. इसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट है, पूछ सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये है, ये क्या है? ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसी को हम पैरेलल शिफ्टिंग भी कहते हैं. ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसी को हम पैरेलल शिफ्टिंग भी कहते हैं, या फिर हम इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. है ना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. है ना, क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, यहाँ पर बात कर लें एंगल ऑफ इमरजेंट की. है ना, या एंगल ऑफ इमरजेंस. है ना, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस का पॉइंट भी लिख देते हैं जब सारी बातें लिखी हैं. तो एंगल बिटवीन इमरजेंट रे and normal is called angle of emergence. तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, इसको हम लोग ई से दिखाएंगे. एंगल ऑफ इमरजेंस. ये हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस. है ना, इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी. अब हम जैसे कि बात कर रहे थे, जैसे कि आपसे हमने कहा था कि जब कोई लाइट रे ग्लास स्लेब पे पैरेलली हिट करे, यानी मतलब नॉर्मली हिट करे, तो फिर वो बैंड नहीं होगी. ये ग्लास स्लेब है हमारा, ये ग्लास स्लेब है, ये एयर. तो क्या होगा अगर कोई लाइट रे ये पैरेलल आई, बिल्कुल एकदम पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, मेरे मुंह से निकल रहा है पैरेलल. ठीक है, तो आई एम सॉरी टू से दैट. अब मैंने इसको सही करा है. ये क्या हमने कहा? जब कोई लाइट रे पैरेलली हिट करे, फिर देखिए पैरेलल निकल रहा है, परपेंडिकुलरली हिट करे, या नॉर्मली हम क्या है ना, पैरेलल छोड़ो, परपेंडिकुलर छोड़ो, नॉर्मली हिट करें, तो फिर ये सीधी चली जाएगी ग्लास स्लेब में भी, और फिर यहाँ से भी एयर में वो सीधी चली जाएगी. आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा इस केस में. है ना, तो हम लिख सकते हैं व्हेन लाइट रे, या फिर हम कहें व्हेन इंसिडेंट रे is normally या फिर हम कहें perpendicularly normally या हम कहें perpendicularly fall on the surface of glass slab then there is no bending
then there is no bending of light and light ray go in straight path। क्या हमने बात बताई आपको? चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, फिर इसको पढ़ते हैं। When incident ray is normally perpendicularly, है ना, normally या perpendicularly fall on the surface of glass slab, then there is no bending of light and light ray go in a straight path। light ray एक straight path में सीधी ट्रेवल करती हुई चली जाएगी। कब चली जाएगी? ऐसा किस केस में होगा? ऐसा तब होगा जब लाइट रे ग्लास स्लैब से या किसी दूसरे मीडियम पे परपेंडिकुलरली हिट करे या फिर हम कहें नॉर्मली हिट करे, तब बेंडिंग नहीं होती है ना। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है लेकर आएंगे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और वहीं पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। पूरा एक लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करके मुझे बताएंगे आप लोग, है ना। थैंक यू वेरी मच।